अध्याय 12 स्वर। द लंदन टाइम्स के एक प्रभावशाली आलोचक ने कहा था कि अभिनय में बोलने की कला का 90% योगदान होता है। भाषण के संदेश को अलग कर दिया जाए तो सर्वजन के सम्मुख बोलने की कला पर भी यह सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होता है। शानदार आवाज और सुर का सटीक बदलाव दर्शकों को उत्साहित करने का कार्य करती है। इस प्रतिभा के साथ महान विचारों का मिश्रण यादगार भाषण की बुनियाद रखता है। लेकिन यह मानना भी गलत होगा कि केवल शानदार आवाज किसी व्यक्ति को महान वक्ता बना सकती है। इसके लिए वक्ता का स्वभाव और अन्य प्रतिभाओं का भी समान महत्व होता है। गहन एवं सुरीली आवाज का अभ्यास कराने वाले प्रोफेसर ग्लैडस्टोन ने कहा है, 100 पेशेवर गायकों की भीड़ में से 90 गायक सामान्य स्तर से ऊपर नहीं उठ पाते। दरअसल आमतौर पर गायक अभ्यास से कतराते हैं या इसके महत्व को नहीं समझ पाते। इस कथन पर विचार करना जरूरी है। शानदार आवाज के लिए 3 आधारभूत गुणों का होना बहुत जरूरी है। पहला, सरलता। सुरीली आवाज का रहस्य शिथिलता में छुपा हुआ होता है। शिथिलता से सरलता का जन्म होता है। आवाज पैदा करने वाली तरंगें तनावपूर्ण मांसपेशियों के मुकाबले तनाव मुक्त मांसपेशियों से टकराकर ज्यादा मधुर स्वर पैदा करती हैं। इस विधि को खुद पर आजमा कर देखिए। घृणा का भाव दर्शाते वक्त चेहरे एवं कंठ की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए बोलिए, मैं तुमसे नफरत करता हूं। इसके बाद शांत हो जाइए और हृदय में प्रेम की भावना जगाते हुए बोलिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दोनों अंदाज में भिन्नता आसानी से महसूस की जा सकती है। आवाज से जुड़ी कसरत का अभ्यास करते वक्त और बोलते वक्त स्वर पर दबाव न डालें। आवाज बेहद नाजुक होती है। इसके साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। जबरदस्ती आवाज उत्पन्न करने की कोशिश न करें। इसे स्वयं से उत्पन्न होने दें। आवाज को सहजता से उत्पन्न होने दें। इस पर रखे सभी बोझ को हल्का करने का प्रयास करें। भाषण देते वक्त कंठ पर तनाव नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि मांसपेशियों को सिकोड़ने से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। कंठ को आवाज के लिए चिमनी की तरह व्यवहार करना चाहिए। जाहिर है कि अप्राकृतिक सिकुड़न चिमनी को उसी प्रकार खराब कर देती है जैसे तनाव से ग्रस्त कंठ से निकली आवाज। हताशा और मानसिक तनाव की वजह से चेहरे और कंठ में शिकन पैदा होती है। संतुलन और आत्मविश्वास के लिए संघर्ष करें। बड़ा सवाल है कि शिथिलता कैसे हासिल की जाए। इसका सबसे आसान रास्ता है शांत होने की इच्छा। अपने हाथों को कंधे की सीध में खड़ा करें और अचानक हाथ को खड़ा रखने की शक्ति छोड़ दें तथा हाथों को नीचे गिरने दें। इसी तरह कंठ की मांसपेशियों को सिर और गर्दन में ढील छोड़कर आराम देने का अभ्यास करें। अपनी कमर के सहारे शरीर के ऊपरी हिस्से को घुमाएं। सिर को ढीला छोड़ दें और शरीर के निचले हिस्से को स्वाभाविक तौर पर घूमने दें। याद रखें कि इस प्रक्रिया में बल का प्रयोग न करें और सिर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। गर्दन को शिथिल रहने दें और शरीर के निचले हिस्से के साथ खुद ब खुद घूमने दें। सिर को छाती पर गिरने दें, फिर सिर को उठाएं और जबड़े को झूलने दें। जबड़े को उस समय तक ढीला छोड़ें जब तक जबड़े में भारीपन का एहसास न हो। कुछ समय बाद ऐसा एहसास होगा जैसे चेहरे पर वजन लटका दिया गया हो। इस कसरत के द्वारा स्वर में मधुर बदलाव के लिए मांसपेशियां तैयार हो जाएंगी और स्वर बिना किसी बाधा के निकलने लगेगा। इसी प्रकार होठों को भी लचीला बनाने का अभ्यास करना चाहिए। होठों के जरिए भी स्पष्ट और मधुर स्वर उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। होठों में लचीलेपन लिए मो एवं मैं का बार बार उच्चारण करें। मो बोलते वक्त होठों को ओ का स्वर पैदा करने जैसा गोल बनाएं। मैं बोलते वक्त होठों को इस तरह फैलाएं जैसा कि हंसते वक्त किया जाता है। इस अभ्यास को बार बार करें और होठों को कसरत करने का ज्यादा से ज्यादा वक्त दें।
इसी प्रकार से यह अभ्यास करने का भी प्रयास करें। मो, ई, ओ, ई, ओस, आह। इस अभ्यास पर निपुणता हासिल करने के बाद आगे दिया अभ्यास होठों में लचक पैदा करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। आगे दिए गए स्वरों को याद कीजिए, भाव को नहीं, और इन स्वरों का निरंतर अभ्यास कीजिए। ए में जैसे ऐनक, ई जैसे इनाम में, यू जैसे यूक्रेन में, आ जैसे आह में, आई जैसे आइस में, औ जैसे ऑयल में, ए जैसे ऐतराज में, ई जैसे ईख में, आ जैसे आम में, ओ जैसे ओखली में, ओ जैसे ओस में, ऊ जैसे ऊंचा में, अ जैसे ऑक्सीजन में, ऊ जैसे उल्लू में, ए जैसे एक में, ई जैसे इमली में, ऊ जैसे ऊंट में, ई जैसे इसमें। इस अभ्यास को करते वक्त ध्यान रखें कि सांस भरने के बाद आवाज को गले की जगह पेट से निकाला जाए। जिस तरह कमर के बल लेटकर आसानी से सांस ली जाती है, उसी तरह सांस लेने का अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान आपको महसूस होगा कि सांस लेने और आवाज पैदा करने की क्रिया में पेट की विशेष भूमिका होती है। यह सांस लेने की प्राकृतिक एवं सटीक प्रक्रिया है। सांस लेने की इस प्रक्रिया को धीरे धीरे आदत में शामिल करें। यकीन मानिए कि एक समय के बाद कंठ की मांसपेशियों को आराम देने का अभ्यास हो जाएगा। दूसरा है स्पष्टता। यदि कंठ की मांसपेशियां कमजोर एवं संकीर्ण हैं, स्वर निकलने का रास्ता आंशिक रूप से बंद है और मुंह आधा ही खुल पाता है, तो स्पष्ट और प्रभावशाली स्वर की कल्पना कैसे की जा सकती है? आवाज तरंगों की श्रृंखला से उत्पन्न होती है, और यदि आप अपने मुंह को कैद में तब्दील कर देंगे, जबड़े और होठों को कसकर दबाए रखेंगे, तो कंठ से स्वर निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में यदि आवाज निकलेगी भी तो उसमें मधुरता एवं प्रभाव का अभाव होगा। बोलते वक्त मुंह को बड़ा खोलें, कंठ को तनाव मुक्त रखें और स्वर को स्वाभाविक रूप से आसानी के साथ निकलने दें। अपने मुंह को उबासी लेने की जगह बोलने के लिए खोलिए। बोलते समय स्वाभाविक रहने की कोशिश कीजिए। यदि आपके स्वर से संबंधित अंग स्वस्थ हैं, तो लगातार अभ्यास के जरिए स्वर को मधुर बनाने की कोशिश करते रहिए। सफलता जरूर मिलेगी। स्वर में कमी के कई और कारण भी हो सकते हैं। गले में सूजन या फिर नाक की हड्डी बड़ी होने की वजह से भी आवाज साफ तौर पर नहीं निकल पाती है। यदि ऐसा है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। स्वर पैदा करने में गले और पेट के साथ नाक की भी अहम भूमिका होती है। अतः नाक का खुला होना बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम कहते हैं कि नाक के जरिए बोलना, दरअसल इसका मतलब हकीकत में नाक से बोलना नहीं होता, लेकिन नाक के महत्व को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए नाक पकड़कर बोलने की कोशिश कीजिए। स्वर में होने वाला बदलाव खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। यदि आप नाक की हड्डी बढ़ने या फिर सूजन की शिकायत से परेशान हैं, तो निश्चिंत हो जाइए। एक छोटे से ऑपरेशन से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार भाषण देने के लिए फेफड़ों का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी होता है। जाहिर है कि जल्दी थकने वाला व्यक्ति अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। तीसरा है तत्परता। गले में घुटती हुई आवाज बेहद उदास एवं अप्रभावशाली महसूस होती है। स्वर बिना किसी दबाव के पैदा होना चाहिए। आपको याद होगा कि सबसे पहला सिद्धांत सरलता है। स्वर को बाहर की ओर निकलता हुआ महसूस कीजिए। ऐसा मानिए कि स्वर बाहर की ओर निकल रहा है। इसे सरलता से बहने दीजिए। स्वर को बाहर निकलता हुआ महसूस करने के लिए एक लंबी सांस लीजिए और होठों को फैलाकर आह का स्वर पैदा कीजिए। इस स्वर को पैदा करने के लिए उत्पन्न तरंगों के प्रवाह को अगले दांतों के साथ टकराता महसूस कीजिए। इसकी संवेदना इतनी हल्की होती है कि शायद पहली बार में तो आप इसे महसूस ही ना कर सकें, लेकिन अभ्यास के साथ यह संवेदना महसूस होने लगेगी। सदा स्वर को बाहर की ओर फिसलता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे स्वर पैदा करने में इस्तेमाल तरंगें
मुंह के ऊपरी हिस्से से टकराती हुई महसूस होने लगेंगी। स्वर के बाहर निकलने की कला उदास, भारी और अप्रभावशाली स्वर को अभ्यास के साथ मधुर बना देगी। होठों को बंद कीजिए और ओम अर्र जैसी गुनगुनाहट कीजिए। क्या इससे स्वर पैदा करते वक्त होठों में उत्पन्न तरंगों से उत्पन्न कंपन महसूस होता है? चेहरे के सामने अपनी हथेली रखिए और जोर से ब्ज़ की आवाज निकालिए। क्या आप बाहर निकलने वाली तरंगों को हथेली से टकराता महसूस कर रहे हैं? यदि नहीं तो अभ्यास कीजिए। याद रखिए कि स्वर को बाहर धकेलना ही एकमात्र विधि है। इसे बाहर धकेलने का निरंतर अभ्यास किया जाना चाहिए। स्वर को थामने की कला का विकास। दूरी तक आवाज पहुंचाने के लिए केवल चिल्लाना ही काफी नहीं होता। इसके लिए शब्दों की स्पष्टता बेहद आवश्यक होती है। मंच के सामने दर्शकों की पहली दूसरी पंक्ति तक मंच पर लहराते कागज की खड़खड़ की आवाज तक पहुंच जाती है। यदि स्वर में स्पष्टता है तो यकीनन सुना और समझा भी जाएगा। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भाषण आखिरी कतार में बैठे दर्शकों को भी सुनाई देना चाहिए। यदि पिछली कतार में बैठे दर्शकों को भाषण सुनने में असुविधा हो रही है तो स्वर के इन सिद्धांतों को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे मौके पर सरलता के नियम के साथ स्पष्टता और तत्परता के नियम का भी पालन करें। यह दूर बैठे दर्शकों तक आवाज पहुंचाने का मुख्य सिद्धांत है। भाषण देते समय दर्शकों पर अपनी नजरें न टिकाएं। यह अंदाज केवल वक्ता के भाषण को अप्रभावशाली बनाता है, बल्कि ऐसा करने से वक्ता की आवाज केवल एक दिशा में बहती हुई प्रतीत होती है। तरंगों के एक निश्चित क्रम से स्वर पैदा होता है। इसे आकर्षक बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। लंबी सांस भरें और आवाज में ज्यादा कंपन पैदा करें। सांस आवाज पैदा करने का आधार होती है। जिस तरह कारतूस में बारूद की कम मात्रा गति की क्षमता को कमजोर कर देती है, उसी प्रकार सांस का अभाव स्वर को कमजोर बना देता है। गहरी सांस न केवल आवाज को उचित सहारा देती है, बल्कि इससे स्वर में गूंज भी पैदा होती है। अतः वक्ता की आवाज में विशेष आकर्षण पैदा हो जाता है। आमतौर पर कमजोर स्वास्थ्य कमजोर आवाज का कारण होता है, जबकि पूर्ण रूप से स्वस्थ वक्ता की आवाज में प्रबलता के साथ गूंज भी महसूस होती है। स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित सिद्धांतों के बारे में विद्वानों में कई मतभेद हैं, लेकिन एक बिंदु पर सभी की राय समान है। गहरी सांस भरने की कला से आवाज की प्राण शक्ति और आयु में बढ़ोतरी होती है। इस सिद्धांत के निरंतर अभ्यास के द्वारा इसे स्वभाव में ढालने की भरपूर कोशिश करें। बोलने से पहले लंबी सांस लें, लेकिन ध्यान रखें कि सांस भरने के बाद बोलते वक्त सांस की घर घर न सुनाई दे। एक सांस में इतना लंबा न बोलें कि दूसरी सांस भरने का मौका ही न मिले। प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध अनुपात से ज्यादा सांस भरने या सांस के अनुपात से ज्यादा बोलने पर खांसी या धचकी जैसी शिकायत हो सकती है। कई सफल वक्ता विभिन्न देशों की स्थानीय भाषा के मुताबिक अपने कंठ से स्वर निकालने का अभ्यास बेहद कम समय में कर लेते हैं। इन कठिन प्रयासों की वजह से ऐसे वक्ताओं का लंबी सांस भरने का अभ्यास और फेफड़ों की शक्ति काफी हद तक बढ़ जाती है। कड़े मुकाबले वाले बास्केटबॉल और टेनिस जैसे खेलों के द्वारा गहरी सांस लेने की शक्ति को अकाल्पनिक तौर पर बढ़ाया जा सकता है। यदि ये विधि आपके लिए सहज नहीं है तो इन सुझावों पर ध्यान दें। अपनी कमर के दोनों हिस्सों को हथेली से पकड़ें। अपनी उंगलियों और अंगूठों के माध्यम से कमर को जकड़ें और फेफड़ों से हवा तेजी से बाहर की ओर छोड़ें। गहरी सांस लें। याद रखें कि इस क्रिया का केंद्र बिंदु शरीर का मध्य हिस्सा यानी कि पेट होना चाहिए। ऐसा करते वक्त कंधों को न उचकाएं। इस कसरत को बार बार दोहराने का अभ्यास करें। विशेषज्ञों ने लंबी सांस भरने की कला के विभिन्न तरीकों को अपनाने की सलाह दी है। खास बात है कि सभी तरीकों में लंबी सांस खींचने और छोड़ने को विशेष महत्व दिया गया है।
स्वर में कंपन पैदा करने के लिए भी अभ्यास सबसे अहम भूमिका अदा करता है। अपनी उंगली को होठों पर रखें और तेजी से ऊपरी व निचले होठ से टकराएं। ऐसा करते वक्त अपने गले से आवाज बाहर की ओर फेंकें। क्या आपके होठों में कंपन महसूस हुआ? यदि नहीं तो अभ्यास करें, परिणाम बेहद जल्द सामने आ जाएगा। इस अभ्यास को दोबारा करें और नाक से आवाज को बाहर फेंकें। नाक के ऊपरी हिस्से को अंगूठे से और पहली 10 उंगली से दबाएं। क्या नाक में कंपन महसूस हो रहा है? अपनी हथेली को सिर पर रखें और नाक से निकलने वाली आवाज दोबारा निकालें। आवाज को सिर से उत्पन्न होता महसूस करें। क्या सिर में कंपन महसूस हो रहा है? अब हथेली को सिर के पीछे रखें और पहली प्रक्रिया को दोबारा अपनाएं। इसके बाद हाथ को सीने पर रखकर समान अनुभव करें। शरीर के जिस हिस्से में आवाज की वजह से कंपन हो रहा है, उसी हिस्से से आवाज को निकलता हुआ महसूस करें। सांस को पूरी तरीके से बाहर छोड़ने के बाद इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएं और पूरे शरीर में उत्पन्न सरसराहट को महसूस करने की कोशिश करें। शरीर में महसूस होने वाली सरसराहट यकीनन मजेदार महसूस होगी। स्वर की शुद्धता। फिजूल में सांस खर्च करने से स्वर की गुणवत्ता घट जाती है। सांस पर ध्यान से नियंत्रण स्थापित करें। स्वर उत्पन्न करने के लिए सांस की सही मात्रा का उपयोग करें। बाहर निकलने वाली सांस के एक एक कतरे को उपयोग में लाएं। ऐसा करने से नाक में सांस की घर्र घर्र सुनाई पड़ती है। सांस को खर्चीले स्वभाव के साथ खींचे, लेकिन बाहर बेहद कंजूसी के साथ निकालें। स्वर के लिए सलाह। आवाज फटने के समय शक्ति का बेहद कम उपयोग करें। भाषण देते वक्त ठंडे पानी से परहेज रखें। बोलने में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा से कंठ की मांसपेशियां गर्म हो जाती हैं, अतः ठंडा पानी कंठ को आघात पहुंचा सकता है। स्वर को बेहद ऊपर तक ले जाने से बचें। ऐसा करने से आवाज कर्कश हो सकती है। वक्ता आमतौर पर यह गलती करते हैं। यदि सहसा महसूस हो कि आवाज बेहद ऊंचे स्वर पर पहुंच गई है, तो स्वर को सहजता के साथ नीचे लाएं। इस अभ्यास को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। स्वर में विस्तार पैदा करने के लिए अ अक्षर को धीमे सुर में निकालें और हर अगले अक्षर के साथ सुर को ऊंचा करने का अभ्यास करें। सुर में विस्तार पैदा करने से भाषण में विविधता लाना आसान हो जाएगा। बोलते समय अपनी आवाज को सुनने की आदत न डालें। ऐसा करने के लिए बोलते समय भाव को समझने की कोशिश की वजह से भटकाव की स्थिति पैदा होगी और भाषण का प्रभाव फीका पड़ने लगेगा।